सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों IRFC, यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों IRFC को अगर आप चेकआउट करोगे तो हाल ही में इस कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स आने के बावजूद भी IRFC को मार्केट ने कुछ खास रिस्पेक्ट दिया नहीं, क्योंकि रीसेंट टाइम में IRFC की जो ट्रेंड है वो हमें वीक देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई से अभी ये कंपनी 26.6% आपको नीचे देखने को मिल रही है। और इस Q3 में एक अच्छी बात रही है कि नंबर्स उतने भी खराब हमें देखने को मिले नहीं थे। अगर कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डी ग्रोथ आपको जरूर रिपोर्ट करता हुआ दिखा था, बट इस बार कंपनी की जो EPS है उसमें ग्रोथ थोड़ी बेहतर हमें देखने को मिली थी। 1802 करोड़ का EPS नहीं, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रिपोर्ट हुआ था। और पिछले साल के Q3 से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार ये नंबर आपको डबल डिजिट में ग्रो करता हुआ दिखा था। तो ये एक अच्छी बात थी IRFC के Q3 में। साथ में दोस्तों IRFC के ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, जो कि खासकर अभी के टाइम पे देखोगे तो रेलवे सेक्टर में प्रेजेंस है कंपनी का। बट इसके अलावा भी कंपनी की एक्सपेंशन डिफरेंट एरियाज़ में हो रही है, ये कंपनी के मुंह से ही हमने सुना है, जिसमें रिन्यूएबल सेक्टर है, लॉजिस्टिक है, पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर हम कंपनी के एसेट सैंक्शंस एंड डिस्पोर्समेंट की अगर हम बात करें तो IRFC ने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है। अगर हम सैंक्शंस के तौर पर देखें तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बताया था कि हम टोटल 60,000 करोड़ का लोन सैंक्शन करेंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। बट Q3 के नंबर जब कंपनी ने रिपोर्ट किया तो वो गाइडेंस ऑलरेडी कंपनी ने अचीव कर लिया है एक क्वार्टर से पहले ही। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। बट अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें तो वो अभी भी कंपनी का सेम टारगेट रहेगा। 30,000 करोड़ का गाइडेंस कंपनी ने दे रखा था इसको लेकर, और उसी चीज़ को एज इट इज़ कंपनी ने मेंटेन किया है। साथ में दोस्तों कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट के गाइडेंस की अगर हम बात करें कि आने वाले कल को लेकर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि अभी के टाइम पे कंपनी का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 4.8 समथिंग लाख करोड़ है। बट 2030 के फाइनेंशियल ईयर तक ये कंपनी अपना जो गोल है AUM का वो 8 लाख करोड़ सेट कर रखी है। और ये 8 लाख करोड़ कहीं ना कहीं अचीव भी कंपनी से हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको रेलवे सेक्टर में तो कंपनी आपको काम करती हुई दिखती है। रेलवे कनेक्टिविटी को जो गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है, बड़े एलोकेशंस मिल रहे हैं। उसके अलावा रिन्यूएबल सेक्टर में जो बूम हमें देखने को मिल रहा है, लॉजिस्टिक में, पोर्ट्स में, ये सारी एरियाज़ में, मेट्रोज़ में कंपनी काम कर रही है, या फिर बोल सकते हैं अपना पोर्टफोलियोज एक्सपैंड कर रही है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये जो 8 लाख करोड़ का गाइडेंस है 2030 तक, ये कंपनी के साइड से अचीव भी हो सकता है। और दोस्तों अगर मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने बताया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन आर इम्प्रूविंग एज IRFC स्टेप इनटू हायर मार्जिन लेंडिंग एरियाज। अगर हम कंपेयर करें क्लासिक रेलवे फाइनेंसिंग से, यानी कि रेलवे फाइनेंसिंग में जो कंपनी के मार्जिन हमें देखने को मिलते थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन खासकर वो, और बाकी एरियाज़ में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है, जिसमें रेलवे सेक्टर के मार्जिन्स को कम बताया गया है और बाकी एरियाज़ के मार्जिन को ज़्यादा बताया गया है। तो नए नए एरियाज़ में जो कंपनी आपको एक्सपैंड करती हुई दिख रही है, उससे कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्प्रूव कर रही है। ये सारी चीज़ें कंपनी ने बताई है, और इससे क्या है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें और भी बेहतर देखने को मिल सकती है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप IRFC के इन्वेस्टर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। रिसेंटली रिलायंस ने बताया था कि अपनी 16 स्टेप डाउन सब्सिडरी को ये मर्ज करेंगे अपनी एक सब्सिडरी में जिसका नाम है रहेगा रिलायंस न्यू एनर्जी। और इस चीज़ को लेकर कंपनी ने कंप्लीट डिटेल्स भी हमें शो कर रखा है जिसमें बताया गया है देखो रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शंस हैं, उनकी जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसको एक्सपैंड कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज पावर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस में। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को कन्विक्शन इतनी ज़्यादा है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की अच्छी कंट्रीब्यूशन आएगी, ऐसा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कहना है। और साथ में कई सारे रिपोर्ट्स यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल में अगर देखोगे तो जियो और रिटेल से कंपनी को एक अच्छा ग्रोथ मिला है, बट अगले 10 सालों में रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, लाइक रिलायंस रिटेल, लाइक रिलायंस जियो। तो ये सारी चीज़ें आपको मर्जर से रिलेटेड देखने को मिल रही है जो कि रिलायंस इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर है। सो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज़। रिसेंटली दोस्तों इन्फोबीन्स के Q3 के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे, साथ में कंपनी ने बोनस की अनाउंसमेंट की थी। बोनस की बात करें तो 3:1 के रेशो में हमें बोनस देखने को मिल रहा था, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। अब दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी को देखोगे तो रिसेंट टाइम में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब रह रही है। अब खराब रह रही है तो इसके मल्टीपल रीजंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कुछ रीजंस कंपनी के बोल सकते हैं नंबर्स को लेकर है, तो कुछ रीज़न कंपनी के डिस्क्लोजर को लेकर है, और कुछ रीजंस आपको कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर भी देखने को मिल जाएंगे। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के रीसेंट अपडेटेड रेटिंग डिटेल्स के बारे में, तो फिलहाल यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी का टोटल बैंक लोन फैसिलिटीज़ अभी के टाइम पे देखोगे तो 770 करोड़ रुपए का है, और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो हमें 6,250 मिलियन रुपीज़ देखने को मिलते हैं, यानी कि लगभग 625 करोड़ रुपए। तो फिलहाल अगर न्यू फैसिलिटीज़ को देखोगे तो वो हमें 145 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, और इसको रेट किया गया है कितना IND ए स्टेबल रेटिंग से A1 रेटिंग दिया गया है। और इसके डेट्स भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हो जो कि है 23 जनवरी का। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कंपनी के जो डेट है, कंपनी के जो बोरिंग्स हैं उसको एनालिसिस कर कर रेटिंग दिया जाता है। रेटिंग से बेसिकली पता चलता है कि वो बोरिंग्स कंपनी के लिए कितना बड़ा बर्डन है या फिर कंपनी उसको दूध भात की तरह समझ रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर हम काइनेस टेक्नोलॉजी की ही बात करें तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो इस कंपनी के ग्रोथ गाइडेंस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी EMS सेक्टर में काम करती है, आप सभी को पता है। और EMS सेक्टर की जितनी भी कंपनी है मैक्सिमम कंपनी रिसेंट टाइम में बहुत ही खराब परफॉर्म की है। इसमें डिक्सन है, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, काइनेस टेक्नोलॉजी है, ये सारी कंपनीज। नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस हमें खराब देखने को मिलता है और कंपनी का ग्रोथ भी अगर हमें खराब देखने को मिल जाए आने वाले कल में, तो उस केस में कंपनी को एक्सपेंशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम अभी तो नहीं होगा, बट हाँ एक्सपेंशन करने के लिए कंपनी को डेट की तरफ स्विच करना पड़ेगा। ये चीज़ आप कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली क्या बताता है हमें कि कंपनी अपने पैसे को कैसे कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक कॉलम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिससे हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने कितना खर्चा किया है और इन्वेस्टमेंट से कंपनी ने कितना पैसा निकाला है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर देखोगे तो फिक्स एसेट्स परचेस आपको देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि फिक्स एसेट्स में कितना कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 949 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 2024 में कंपनी ने 383 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 23 में 58 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। फिक्स एसेट्स जनरली वो होता है जिस पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है एक्सपेंशन के लिए। अब फिक्स एसेट्स में क्या होता है, लाइक ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सारी चीज़ें कोई भी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए नेसेसरी होता है। और इसमें अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इसका मतलब कंपनी अगर फ्यूचर में एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात कंपनी के लिए होगी नहीं। बट मान लो अभी के टाइम पे कंपनी का जो प्रॉफिट है पूरे साल का ऑलमोस्ट 380 करोड़ है, आगे चलकर यही प्रॉफिट कंपनी का स्टक हो जाए 380 करोड़ के रेंज पे ही हमें देखने को मिले, तो उस केस में कंपनी अभी जो 949 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में कर दी, वो हो सकता है कि आपको कम करती हुई दिखे। और अगर 949 करोड़ के रेंज पे ही कंपनी बढ़ी या इसके ऊपर ले गई
तो फिर हो सकता है कि कंपनी का जो डेट का कॉलम है वो आपको बढ़ता हुआ दिख जाए। तो यही सारी चीज़ें आपको नोट करना है काइनेस टेक्नोलॉजीज में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंटली कंपनी ने जो बताया था कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं भूटान में। क्यों भाई? क्योंकि भूटान में उनको मिला है एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 1125 मेगावाट का था। अब टाटा पावर जो है वो पावर सेक्टर में काम करती है, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी पावर सेक्टर में कंपनी काम करती है उनके डेट के कॉलम में डेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ये एक हाई कैपिटल बिजनेस है, कोई भी कंपनी इस बिजनेस में उतर नहीं सकती, काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। और भूटान प्रोजेक्ट में जो ये टाटा पावर काम कर रही है उसके लिए भी इनको पैसे चाहिए। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन कर दिया है $815 मिलियन। किसको? टाटा पावर को, भूटान के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक काफ़ी सही न्यूज़ है अगर हम टाटा पावर के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी फोकस में दिख सकती है। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर एफआईज ने स्लाइटली अपने स्टिक्स को ट्रिम किया है। 10.19% स्टिक्स थे एफआई की Q3 में, जो कि 10% पे आ चुके हैं। बट वही डीआईएस ने लास्ट क्वार्टर में भी स्टिक्स इंक्रीज किया था, और इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 1% स्टिक्स डीआईएस ने भी इंक्रीज किया है। एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट में तो ख़राब देखने को मिल रहा है, बट बिजनेस में अभी भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। ग्रोथ आपको सिंगल डिजिट पे आता हुआ ज़रूर दिखा है। पिछले 3 साल 5 साल के एवरेज से ये नंबर काफ़ी ख़राब है, बट कंपनी का बिजनेस में ग्रोथ अभी भी सिंगल डिजिट में आ रही है। इसको कंपनी अगर डबल डिजिट में ले जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि टाटा पावर के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। अब डबल डिजिट में ले जाने के लिए क्या कंपनी के पास कोई प्लान है? तो बिल्कुल है। रेन्यूएबल सेक्टर में तो कंपनी काम कर रही है, उसके अलावा रूफटॉप सोलर स्कीम का भी कंपनी काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठा रही है। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें ईवी चार्जिंग स्टेशन के एक्सपेंशन के बारे में पूरे पैन इंडिया में, तो उसमें भी टाटा पावर की कॉन्ट्रीब्यूशंस काफ़ी सही रह रही है। तो आने वाले कल में इस नंबर को डबल डिजिट में ले जाने का पोटेंशियल तो कंपनी के पास पूरा है। अगर ले जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। बाकी इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात तो हमने कर लिया। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रिजल्ट के बारे में, तो 4 फरवरी को कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट हमें शो करती हुई दिखेगी। सो अगर आप टाटा पावर के शेयर होल्डर हैं तो 4 फरवरी का डेट आप नोट कर लो, और शेयर होल्डर नहीं हो तो आप ये सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट थी टाटा पावर से रिलेटेड और बाकी कंपनी से रिलेटेड, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और लाइक कीजिए, पहले पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।